In my opinion, ZAT is a better exam than CAT, precisely because of the decision making section. क्योंकि DLR थोड़ा tricky होता है, but decision making जो है, if you know the right things, you can surely score very highly. But the challenge is people really do not know how to prepare for this section and take advantage of this situation. अब देखो सबसे beautiful बात ये है कि यार you don't really have to prepare much for this section. All you need to do is know these 8 golden rules which I have created by analyzing past 5 years papers. Once you internalize these rules, you will naturally know from inside which is the right answer. सबसे पहले तो तुमको डिसीजन मेकिंग सेक्शन के नेचर को समझना होगा. देखो क्या है, तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में कुछ कहानी है, उस कहानी में कुछ ना कुछ इशू है, उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए तुमको कहा गया है डिसीजन लो. अब देखो क्या है, राइट डिसीजन क्या है दुनिया में कोई नहीं जानता, क्या सही गलत है इसके लिए तो दुनिया भर की फिलोसॉफिकल डिबेट चलती रहती है. तुमको ये बात समझनी होगी कि जो डिसीजन तुमको लेना है वो तुमको खुद के हिसाब से नहीं लेना है. हर व्यक्ति की अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग मॉरल ग्राउंड होता है, अलग कोर फिलोसफी होती है, उस हिसाब से हर व्यक्ति अलग अलग डिसीजन लेता है. बट ज़ैट में एक करेक्ट आंसर होता है. तो तुमको पहले से ये बात समझनी पड़ेगी कि यू आर नॉट ट्राइंग टू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन बिहाफ, कि मैं होता तो क्या डिसीजन लेता. तुमको ये समझना होगा कि ज़ैट डिमांड क्या कर रहा है. ज़ैट एक सर्टेन तरह के डिसीजंस को डिमांड करता है. XLRI एक बहुत अच्छा कॉलेज है, उस XLRI कॉलेज की एक सर्टेन फिलोसफी है, उनके हिसाब से कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती है. तुमको वो फिलोसफी को समझना होगा कि यार ज़ैट के हिसाब से क्या सही चीज है. ज़ैट जनरली इस चीज को सही मानता है, उस चीज को गलत मानता है. तो यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसफी दैट ज़ैट डिमांड्स. अब उस फिलोसफी को समझाने के लिए मैंने 8 गोल्डन रूल्स बनाए. ये गोल्डन रूल्स अगर तुम समझ गए तो तुम इन जनरल समझ जाओगे कि ज़ैट के हिसाब से सही डिसीजन क्या होता है. इन 8 गोल्डन रूल्स को अपन अप्लाई करेंगे और अपन डिसीजन मेकिंग सेशन को टैकल करेंगे. नाउ बिफोर लर्निंग दीज 8 गोल्डन रूल्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टेक्स्ट एंड की कॉन्फ्लिक्ट. देखो कॉन्टेक्स्ट तो वो होता है कि तुम ये समझ पाओ कि यार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. अपन आरसी पढ़ते थे कैट में, उसमें पूरी कहानी क्या चल रही है, पूरी बात क्या चल रही है, उसको अपन कहते हैं कॉन्टेक्स्ट. तो तुमको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते आना चाहिए, तुमको पूरी स्टोरी समझते आनी चाहिए. ठीक है, ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हो गई कि तुम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओ. एक बार तुमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, उसके बाद तुमको आइडेंटिफाई करना है की कॉन्फ्लिक्ट. अब देखो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, कोई ना कोई डिलेमा आना चाहिए, तभी तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बना है. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता तो क्वेश्चन नहीं बनता. कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ डिलेमा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मॉरल एम्बिग्यूटी है, उस कारण से तुमको कहा गया कि डिसीजन लो. तो तुमको एक की कॉन्फ्लिक्ट समझते आनी चाहिए कि यार ये पूरी कहानी में सबसे बड़ा इशू क्या है. इशू तुमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. एक बार तुमने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तुमको ये 8 गोल्डन रूल्स अपने दिमाग में रखना है, उस इशू को सॉल्व करना है और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है. मान लो तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया, उसके 5 ऑप्शंस है, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो ये रूल्स को फॉलो कर रहा होगा और बाकी जो ऑप्शंस होंगे ना वो कहीं ना कहीं इस रूल को ब्रेक कर रहे होंगे. तो तुमको अब रूल को समझना है, कॉन्फ्लिक्ट को अपने माइंड में सॉल्व करना है और उस सोल्यूशन को लेके राइट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. ज़ैट की जो कोर फिलोसफी है वो अपन इन 8 गोल्डन रूल्स से समझ सकते हैं. इन 8 गोल्डन रूल्स को तुमको मेमोराइज नहीं करना है, तुमको इंटरनलाइज करना है. एक बार तुमको इसकी फिलोसॉफिकल फीलिंग आ गई, उस फिलोसॉफिकल फीलिंग को यूज करके तुम आराम से डिसीजन मेकिंग सेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. पहला पॉइंट, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन. अब देखो जब तुम कैट ज़ैट निकालोगे और तुम MBA करने जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी. कहने का मतलब क्या कि जब भी कोई बिजनेस चलता है तो उस बिजनेस में कई सारे लोग डिफरेंट लोग अफेक्ट होते हैं. जो कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वो भी अफेक्ट होते हैं, जो जहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री सेटअप है उसके आसपास के लोग भी अफेक्ट होते हैं, जो लोकल जनता होती है वो भी अफेक्ट होती है, जो शेयर होल्डर है जो कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, जो उसके मालिक है वो भी अफेक्ट होते हैं, जो कस्टमर है वो भी अफेक्ट होते हैं, सप्लायर भी अफेक्ट होते हैं और होलसेलर भी अफेक्ट होते हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं स्टेक होल्डर. वो कंपनी में कहीं ना कहीं स्टेक रखते हैं, वो ओनर नहीं है पर वो स्टेक रखते हैं. कंपनी के चलने से या खराब चलने से
उन पे भी इफेक्ट आ सकता है। अब जो जैट है ना, वो बड़ा ही यूटिलिटेरियन सा माइंडसेट लेके चलता है। वो ये बोलता है कि यार इन जनरल सब लोगों का भलाई हो, किसी भी एक स्टेक होल्डर को बहुत ज्यादा सफर ना करना पड़े किसी और स्टेक होल्डर के फायदे के लिए। मान लो सप्लायर का बहुत फायदा हो रहा है पर कस्टमर का बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सबका भला हो, सबका सही हो, ये बात चलती है। ऑलवेज चूज द ऑप्शन दैट बेनिफिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सोसाइटी, एनवायरमेंट। मैक्सिमम स्टेक होल्डर का ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए वाइल हार्मिंग द फ्यूएस्ट, कम से कम नुकसान होना चाहिए। अवॉइड डिसीजंस दैट फेवर वन ग्रुप अनफेयरली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार डिसीजन मेकिंग में ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि यार एक बंदे का बहुत फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो काम नहीं। बैलेंस बनना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एथिक्स ओवर प्रॉफिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इंटेग्रिटी टेस्ट भी कहते हैं अपन। तुम्हारे अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। प्रॉफिट बढ़ रहा है पर यार एथिकल काम नहीं चल रहा है तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। इन एनी डिलेमा बिटवीन फाइनेंशियल गेन एंड एथिकल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल गेन होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा, बट कहीं ना कहीं एथिकल लेवल पे इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। इंटेग्रिटी ऑलवेज विंस, अनएथिकल शॉर्टकट्स इवन इफ लीगल आर ऑलवेज द रॉन्ग आंसर। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी आर नॉन नेगोशिएबल। झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, एथिकल स्टैंडर्ड से नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लॉस भी हो जाए, प्रॉफिट बढ़ रहा हो, लॉस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा, एथिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो सही तरीका है करने का, जो लॉ के अंदर है बट फिर भी अनएथिकल है, वो काम नहीं करना, ठीक है। रूट कॉज वर्सेस सिम्टम ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट टर्म फिक्सेस एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। देखो क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म फिक्स हो जाएगा, बट रूट कॉज सॉल्व नहीं होगी। जो रूट कॉज है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो ऑप्शन उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, वो सही आंसर होगा। द करेक्ट आंसर ऑफन एड्रेसेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम रादर देन जस्ट अप्लाइंग अ बैंडेड टू द इमीडिएट सिम्टम। कोई क्राइसिस हो गई, कुछ परेशानी आ गई, उसको सॉल्व करने का जो रूट कॉज है, मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर जो ऑप्शन जाएगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोसीजर। रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड ड्यू प्रोसेस अनलेस द हायरार्की इटसेल्फ इज करप्ट और अनएथिकल। डू नॉट बाईपास established channels like HR और डायरेक्ट सुपरवाइजर बेस्ड ऑन इमोशंस और रूमर्स। अब देखो, तुम बिजनेस में जाओगे, तुम कॉर्पोरेट में जाओगे, तो जो प्रोफेशनलिज्म है उसको फॉलो करना है। एकदम से अनप्रोफेशनल काम नहीं करना है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर दिया या फिर तुमने डायरेक्टली अपने बॉस को कंप्लेन कर दिया, ऐसे ही जाके डायरेक्टली सीईओ से आके तुमने कंप्लेन कर दिया, ये सब नहीं करना। जो प्रोफेशनल हायरार्की होती है, जो तुम्हारे डायरेक्ट सुपरवाइजर होते हैं, जो HR होते हैं, उनसे बात करो। जो राइट चैनल है उसके थ्रू चीजों को करना है। बेसिकली तुमको ये नहीं करना है कि तुमने जाके कंपनी में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ये सब नहीं करना है। तुमको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना है। इंक्लूसिव एंड एम्पावरिंग लीडरशिप। रिसेंट जैट में बहुत ज्यादा इस पॉइंट को यूज करा जा रहा है। द बेस्ट लीडर एम्पावर्स द सबऑर्डिनेट्स, ट्रस्ट देम विद वेरिफिकेशन एंड सीक्स विन विन सॉल्यूशंस। अवॉइड ऑप्शंस दैट आर ऑटोक्रेटिक, प्यूनिटिव और माइक्रो मैनेजिंग। जो भी ऑप्शन में एम्पावरिंग लीडरशिप हो, एम्पावरिंग लीडरशिप इस तरह की लीडरशिप होती है क्या तुम सबऑर्डिनेट्स को मौका दो, उनको गाइड करो, उनको ट्रेन करो। अगर वो कुछ बोलते हैं, कुछ आइडिया लेकर आते हैं और तुमको रीजनेबल वो आइडिया लगता है तो उस आइडिया की तरफ मूव करो। भले ही उनके ऊपर तुम एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन रख सकते हो कि यार वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करे, वो कुछ गलती ना कर दे, बट तुमको एम्पावर करना है, तुमको सबऑर्डिनेट्स को आगे लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पे डायरेक्टली ये पॉइंट लग जाता है कि यार हाँ, ये एम्पावर कर रहा है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इस तरह से काम चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिविटी। जो भी तुम्हारा डिसीजन है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फालतू चीजें अज्यूम नहीं करनी है। डिस्कार्ड असम्पशंस, रूमर्स और इमोशनल बायसेस। जबरदस्ती का असम्पशन आता है, जबरदस्ती तुम एकदम इमोशनल हो गए कि नहीं यार यही सही तरीका है जीवन में, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव रहो। जो नंबर्स बता रहे हैं, जो सिचुएशन बता रही है, उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। Decisions must be based on verified facts and data presented in the case. इस पॉइंट में एक और एक कैवियाट होता है। अगर तुमको केस के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर कोई सर्टेन डेटा दिया हुआ है और वो डेटा तुमको तुम्हारी नॉर्मल लाइफ के हिसाब से अलग लगता है, गलत लगता है, तो तुम अपना पर्सनल बायस मत लाओ। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भालू पिंक कलर के होते हैं तो तुमको मान के चलना है भालू पिंक कलर के होते हैं। तुमको अपना दिमाग लगाना है कि नहीं यार रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता नहीं है। जो भी केस में डेटा दिया हुआ है, जो भी स्टोरी की ऑब्जेक्टिविटी है,
उसको फॉलो करके तुमको डिसीजन लेना है। इफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, डू नॉट अज्यूम इट। अपनी मर्जी से चीजें अज्यूम मत करो। जो केस में दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्टिवली लेके चलो। अपना बायस और अपना इमोशन क्वेश्चन के अंदर मत डालो, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी, रीसेंट जैट में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वो सोल्यूशन जो लंबा समय चले, जो सस्टेनेबल हो, वो सोल्यूशन बेस्ट है। अ सोल्यूशन मस्ट बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल एंड सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। ग्रैंडियोस आइडियाज दैट बैंकरप्ट द कंपनी और आर लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल आर इनकरेक्ट। वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ो जो प्रैक्टिकल हो, जो हो सके और जो लंबे समय में चल सके। सस्टेनेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी, फीजिबल का मतलब होता है जो हो सके, जो प्रैक्टिकल है, और सस्टेनेबल जो लंबे समय तक चल सके। स्पेशली रीसेंट जैट में, जैट 24, जैट 25 में ये सस्टेनेबिलिटी और फीजिबिलिटी को यूज करके तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट है द मिडिल पाथ, मॉडरेशन। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा न्यूआंस है। ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि यार कोई भी क्वेश्चन का आंसर एक्सट्रीम नहीं हो सकता। एक्सट्रीम मेजर्स, firing everyone, shutting down immediately, suing instantly, are rarely correct. Mind the word rarely. Sometimes extreme actions भी correct हो सकते हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, 8 वाला पॉइंट, ये बड़े नुआंस के साथ तुमको लगाते आना चाहिए। एक्सट्रीम ऑप्शंस आर रेयरली करेक्ट अनलेस कुछ इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो। तो ऊपर के जो 7 पॉइंट्स है, पहले उन 7 पॉइंट्स को फॉलो करो। उन 7 पॉइंट के हिसाब से अगर एक्सट्रीम एक्शन अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई करो, नहीं तो मिडिल पार्ट ढूंढो, मॉडरेशन ढूंढो, बीच की बात कर लो। ना तेरा ना मेरा, ना इसकी प्रॉब्लम ना उसकी प्रॉब्लम, बीच का पॉइंट निकालने की कोशिश करो। द राइट डिसीजन यूजुअली इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन, फीडबैक, वार्निंग एंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन। एकदम से किसी को मत निकालो, उसके साथ नेगोशिएट करो या उसको ये बोलो कि यार तुमको वार्निंग हम दे रहे हैं। तो बैलेंस्ड काम लेके चलो। अब देखो, तुमको ये रेयरली पे ध्यान देना है। हो सकता है कुछ एक्सट्रीम आंसर भी हो, बट 95% केसेस में नहीं होता है। तो दीज आर द 8 गोल्डन रूल्स दैट यू नीड टू इंटरनलाइज। What I would recommend you to do is go to the video description. We have given these 8 rules in a single PDF. इसको प्रिंट करो और सामने लगा लो। रोज इसको देखो और समझो और इंटरनलाइज करो। एक बार तुमने जैट की फिलोसॉफी इंटरनलाइज कर ली तो तुम नेचुरली सही आंसर पे पहुंच जाओगे। अब अपन इन 8 रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो देखेंगे। ये है क्वेश्चन जैट 2023 का। During the floods of 2018-2019, a group of philanthropists led by Niamuddin wished to open a free food center for the needy. The motto was, "No human should go hungry." Nothing gives more satisfaction to the philanthropist than to see the hungry eat to the fullest. ठीक है, तो यार तुम्हारे सामने फ्लड आया, फिलैंथ्रोपिस्ट आ गए, फिलैंथ्रोपिस्ट ने बोला कि हम खाना खिलाएंगे, कुछ भी हो जाए हमको तो कोई भी आदमी हंग्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है। Post COVID-19, the group started a food center by the name of Win-Born Life Care Food, WBLCF, in a small town called Palakkad. The center started gaining popularity as the number of people enjoying free meals increased over time. Initially, WBLCF offered a standardized menu consisting of idli, upma, puttu for breakfast, curd rice for lunch, and idli or upma for supper. ठीक है। 6 women were employed by WBLCF to prepare all the meals. As the number of diners increased, they started expecting variety in the menu. At WBLCF, not all the diners eat free. While 2/3 of the diners get free food, 1/3 would donate some amount to a transparent charity box kept at the entrance. For example, a man donated 500 after consuming 2 idlis, and a woman approached Niamuddin and inquired about donating 10 kilograms of rice. ठीक है। Those who cannot afford to donate were often seen prostrating worshipfully in front of the charity box. तो बेसिकली अलग अलग तरह का खाना खिलाते हैं। कुछ लोग डोनेट कर पाते हैं, कुछ लोग डोनेट नहीं भी करते हैं, पर काम इनका बढ़िया चल रहा है। ठीक है। Some caring individuals made monetary donation while other donated rice, fruits, vegetables to WBLCF. Further, the center received inquiries from many locals on how they could contribute to the cause. सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सब लोग काफी खुश हैं और काफी लोग ग्रेटफुल है। जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट ओरिजिनल थे, मतलब ये नियामुद्दीन वाले लोग, ये लोग चाह रहे हैं कि यार ज्यादा लोग खाना खाएं। एवरीवन शुड ईट टू देयर फुलेस्ट, कोई भी हंग्री नहीं जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव काम चल रहा है। अब आएगा ट्विस्ट। एज द सेंटर वाज लॉडेड फॉर इट्स फिलैंथ्रोपिक वर्क बाय द पीपल ऑफ द टाउन,
Niyabuddin intended to replicate the initiative in nearby districts. However, he is concerned about the cost that goes into running the center. Almost 75% of the donated amount goes into buying and cooking ingredients, while the rest goes into paying salaries, operations and maintenance cost. बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी बहुत खुश हैं, लोकल भी सारे खुश हैं, बट कॉस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू है. अब देखो, तुमको जनरल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार की इशू क्या है. की इशू है कॉस्ट. अब देखो, एक फिलॉसफी है इन लोगों की कि यार सब लोग खुश रहें, कोई भूखा नहीं जाए, वो फिलॉसफी भी मेंटेन रखनी है, और ये की इशू आ गया कॉस्ट का. इसके बीच में जो टेंशन बन रही है, इस टेंशन को रिजॉल्व करके तुमको राइट आंसर को मार्क करना है. ठीक है, क्वेश्चन अपन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट नियाबुद्दीन हैज टू ओवरकम टू सस्टेन WBLCF. पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉइज, attracting enough diners, preparing the local dishes for diners, getting enough finances and donations, having enough cooks and employees. अब देखो, इनने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि यार मेन प्रॉब्लम क्या है. मेन प्रॉब्लम अपन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, पैसे की प्रॉब्लम है. तो अपन बोलेंगे गेटिंग इनफ फाइनेंसेस एंड डोनेशन. दिस इज द राइट आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तुम अगर क्रिटिकल टेंशन अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया हो तो. अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम डायरेक्टली मार्क कर सकते थे, बट रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है और किस तरीके से अप्लाई हो रहा है तुम ये समझो, ताकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता जाएगा तब भी तुम रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. पहली चीज, रूल नंबर 7 अप्लाई हो रहा है. कौन सा? सस्टेनेबिलिटी का. हम चाह रहे हैं काम चलता रहे लंबे समय तक, तो अगर फाइनेंसिस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तभी तो काम लंबा चल पाएगा. पहले 7 रूल अप्लाई हो रहा है इस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए. एंड सेकेंड रूल 6 अप्लाई हो रहा है, डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिविटी. डेटा में क्लियरली दिया हुआ था कि यार पैसा प्रॉब्लम है, 75% ये है, ये परसेंट ये है, बट प्रॉब्लम पैसा का है. तो इन दोनों चीजों को अप्लाई करके कि लंबे में काम चलना चाहिए और तभी चल पाएगा जब बराबर पैसा होगा, रूल 7 और रूल 6 इन दोनों को अप्लाई करके तुम समझ पाए कि यार गेटिंग इनफ फाइनेंसेस एंड डोनेशंस वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नियाबुद्दीन realized that on some days the food was wasted while on the other days diners went back hungry. He sought advice from a consultant friend on how to reduce wastage. The consultant suggested the following: launch a mobile app so that the diners can pre-inform their arrival to WBLCF. तो ऐप बना दो ताकि समझ में आ सके कितने लोग खाने आने वाले हैं, तो खाना उस हिसाब से बनाया जाए. ठीक है. Ask diners who enjoy free meal to distribute excess food to hungry people on streets. तो जो एक्स्ट्रा बच जाए वो तुम जाके दे दो बाकी लोगों को स्ट्रीट्स पे. ठीक है. Ask diners to eat less as it is good for health. Preach people to eat less. Ration amount of food to be served to the diners. ठीक है. Which among the following ideas, which of the above ideas will not be consistent with the core ethos of WBLCF? ये 5 आइडिया में से कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो उनकी कोर फिलोसफी से अलग जाते हैं? Will not be consistent. अपने को ये समझना है उनकी कोर फिलोसफी क्या थी. उनकी कोर फिलोसफी थी कि यार जितने भी लोग हैं उनको बढ़िया खाना मिले, पेट भर के खाना मिले, कोई हंगरी नहीं जाए. ठीक है. तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो क्या करना चाह रहे हैं? वो करना चाह रहे हैं कि यार सब कुछ मेंटेन रहे, सब कुछ बैलेंस रहे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी मिल जाए, सारा खाना भी बराबरी से प्रोक्योर हो जाए, सारा काम बराबरी से बैलेंस हो पाए और कोई भी भूखा ना जाए. ये 2 बात उन्होंने बहुत क्रूशियल रखी थी. रूल नंबर 1, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन. सारे स्टेक होल्डर्स का भराव. और दूसरा, कुछ उल्टा काम नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि यार कोई आदमी भूखा ले जाए. तो एथिक्स भी फॉलो. उनकी एक एथिकल फिलॉसफी, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और सैलरी भी बराबरी से मिलनी चाहिए, खाना भी बराबरी से प्रोक्योर हो जाना चाहिए, डोनेशन का काम भी मैनेज होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस रहे बिना कोई भूखा जाए. ये उनकी कोर फिलॉसफी है. इसको अगर अपन ने समझ लिया तो अपन देख पाएंगे कि यार इन 5 में से कौन सी चीजें जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही है. अब देखो, जैसे कोई बात करता है राशन द अमाउंट ऑफ फूड टू सर्व टू द डाइनर्स, मतलब कम खाना दो, ये तो सही बात नहीं है. सब फुलेस्ट खाए, सब पेट भर के खाए, ये उनकी फिलॉसफी थी. तो ये फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रहा है. ठीक है. प्रीच पीपल टू ईट लेस. प्लीज भैया कम खाना खाओ, मतलब क्या? फुलेस्ट पे खाना मत खाओ. पर इनकी कोर फिलॉसफी क्या थी? सब लोग पेट भर के खाना खाए. तो ये भी अगेंस्ट जा रहा है उनके कोर एथिक्स के.
आस्क डाइनर्स टू ईट लेस एज इट इज फॉर गुड हेल्थ। अब ये वही चीज है, तीनों चीजें एक ही लिख रखी बार बार इन्होंने, एज इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कह रखा है, वो भी उनकी फिलोसफी के अगेंस्ट ही जा रहा है। ऊपर के दोनों पॉइंट देखते हैं। लॉन्च अ मोबाइल ऐप सो दैट डाइनर्स कैन प्री इन्फॉर्म द अराइवल टू WBLCF। ये तो फिलोसफी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है सच कुछ। ठीक है भैया, ऐप वैप बनाओ, इनोवेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा काम। आज डाइनर्स हु एंजॉय फ्री मील टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फूड टू पीपल हंग्री ऑन स्ट्रीट्स। ये भी ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा खाना बचा है बाहर जाके लोगों को दे दो। तो अगर तुम ये समझ पाए कि नहीं यार सब कुछ बैलेंस भी रखना है और कोई भूखा नहीं जाए, तो तुम देख पाओगे कि यार कौन से पॉइंट्स उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। 3, 4 और 5 अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ई इज द राइट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नियामुद्दीन वांटेड टू कंजर्व लोकल रेसिपीज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर माउथ स्मैकिंग डिशेस फॉर डाइनर्स। ठीक है, उसको अब रेसिपी कंजर्व करनी है जो भी लोकल रेसिपीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट वे टू कंजर्व द लोकल रेसिपीज। ये थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्डन रूल्स और जोर से टेस्ट होंगे। अब हो सकता है तुम्हें ऑप्शन देख के हो जाओ भारी कंफ्यूज कि यार सब कुछ आसपास का ही दिख रहा है, क्या सही गलत है एकदम क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। तो अब तुम क्या करोगे, गोल्डन रूल्स को देख के ये लिखोगे कि यार कौन से ऑप्शंस गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। अगर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे सही ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने लगो। देखो पहला ऑप्शन रीड करता है, टाई अप विद द शेफ ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन पलक्कड़ टू डॉक्यूमेंट द रेसिपीज। अगर मैं रेसिपी डॉक्यूमेंट करना चाहता हूं और कहीं ना कहीं मैं फिलैंथ्रोपिक काम कर रहा हूं जहां वैसे ही पैसे की तंगी चल रही है, उस सिचुएशन में अगर मैं बेस्ट रेस्टोरेंट का शेफ लेकर आता हूं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो पैसा मांगेगा ना। वो पैसा मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो शेफ है वो वॉलंटियर करेगा, कहीं ऐसा कहा गया कि वो फ्री में काम करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था अगर ये होता कि शेफ फ्री में काम करने को तैयार है, क्योंकि क्रिटिकल इशू यहाँ पे पैसा था। वो पैसे का क्रिटिकल इशू सॉल्व हो जाता अगर फ्री में अगर शेफ काम करने को तैयार होता, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। पकड़ के लाओ बेस्ट रेस्टोरेंट के शेफ को, मतलब कहीं ना कहीं तुम वैसी फाइनेंशियल तंगी में हो, तुम और फंस जाओगे, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। दिस इज नॉट सस्टेनेबल ना, दिस इज नॉट फीजिबल। होल्ड अ वीकली कॉम्पिटिशन फॉर द बेस्ट लोकल डिश एंड गेट इट जज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय लोकल वॉलंटियर्स। अगर लोकल वॉलंटियर जाएंगे तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। वीकली कंपटीशन भी हो जाएगा तो लोग बार बार इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिटी बिल्डिंग होगी। वही तो चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। तो वीकली कंपटीशन होगा तो लोग साथ साथ में आ जाएंगे, जो वॉलंटियर्स है वो जज कर लेंगे, ठीक है। दिस सीम्स लाइक एन ओके आंसर, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रूल्स को फॉलो भी कर रहा है, ये वो इंक्लूसिव लीडरशिप वाला रूल फॉलो कर रहा है कि सबको साथ में लेके चलो, सबको इंक्लूड करके चलो, ठीक है। और ये फीजिबिलिटी का रूल भी फॉलो कर रहा है कि यार वॉलंटियर्स हैं तो फ्री में काम हो जाएगा, अपना पैसा लगेगा नहीं। बहुत बढ़िया, तो ये ऑप्शन अभी अपन होल्ड पे रखते हैं, अगर इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो अपन इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। आस्क फ्री डाइनर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वन रेसिपी फॉर अ डिश एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट इट। जो लोग फ्री में डाइनिंग करने आ रहे हैं उनसे जबरदस्ती काम कराया जाए, ये उनकी फिलॉसफी के अगेंस्ट है ना। वो तो चाह रहे हैं कि लोग वॉलंटियर करें। तुम बोल रहे हो कि यार आस्क कर रहे हो तुम कि नहीं यार तुमको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा एक रेसिपी के लिए, एंड गिव अ डिश एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जबरदस्ती हो रहा है, कोवर्जन हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो फ्री डाइनर्स वहां पे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर है, जो वहां खाना खाना चाह रहे हैं, वल्नरेबल लोग हैं। तो उन वल्नरेबल लोगों से तुम जबरदस्ती काम करवाओगे, तो ऑप्शन ए तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यार टू एक्सपेंसिव है, जबरदस्ती कमर्शियल काम चल रहा है, इतना पैसा ही नहीं अपने पास। पर ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि यार यू आर आस्किंग द डाइनर्स टू कंट्रीब्यूट। जो फिलैंथ्रोपी का लाभ ले रहा है तुम उसे जबरदस्ती काम करा रहे हो, तो यार दिस प्लेसेस जबरदस्ती का बर्डन, और जबरदस्ती का बर्डन किसी एक स्टेक होल्डर पे नहीं डालना है। तो ये रूल 1 को वायलेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट अ लेडी वंस अ वीक इन पलक्कड़ टू कुक एट WLCF ऑन वॉलंटरी बेसिस एंड डॉक्यूमेंट द रेसिपीज, ठीक है। दिस सीम्स लाइक एन ओके आंसर। क्या एक लेडी को मैंने रिक्वेस्ट करा, वॉलंटरी बेसिस पे आ रही है, तो फिजिबल काम भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। इस ऑप्शन को भी अपन होल्ड पे रखते हैं। फिर आखिरी में बी और डी को देखेंगे। डी भी ठीक लग रहा है, हाँ किसी को बुला लो और वो आदमी वॉलंटरीली काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। टाई अप विथ वन फूड डिलीवरी पार्टनर्स टू हेल्प देम डॉक्यूमेंट द रेसिपीज। किसी और से टाई अप कर लिया जाए, किसी और को बाहर के आदमी को लिया जाए,
अब ये ओरिजिनली तो सोशल कॉस्ट था ना, तुम जबरदस्ती बिजनेस को लेके आ रहे हो, फूड डिलीवरी टाइप कमर्शलाइज कर रहे हो ना तुम काम को। जो वॉलेंटरी काम हो रहा है वो करो, जबरदस्ती कमर्शलाइजेशन ना करो। ठीक है, अब देखो यहां पे डी भी ठीक आंसर है, बी भी ठीक आंसर है, पर फाइनली तुमको एक मार्क करना है। बी और डी में एक चीज कॉमन है, दोनों ही रूल 7 को फॉलो कर रहे हैं, फिजिबिलिटी वाला रूल। क्योंकि वॉलेंटरी बेसिस पे काम हो रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, तो फिजिबल काम है, सस्टेनेबल काम है। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड जो बी वाला पॉइंट है ना, वो एक और एक्स्ट्रा चीज लेके आ रहा है, वो इंक्लूसिव लीडरशिप लेके आ रहा है, कम्युनिटी बिल्डिंग, सबको साथ में लेके चलना, वो ये वाला पॉइंट लेके आ रहा है। मैं तुमको बोल रहा था ना, आजकल जैट में ये इंक्लूसिव लीडरशिप बहुत बैठ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो इक्वली वैलिड है, जो इक्वली फॉलो करते हैं बाकी सारे रूल्स, बट यार इंक्लूसिव लीडरशिप आ जाता है कि यार सबको साथ में लेके चलना, वो करेक्ट आंसर हो जाता है। देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से अप्लाई करते हैं अपन गोल्डन रूल्स को। ठीक है, अब अपन Z24 का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी अपन गोल्डन रूल्स को अप्लाई करेंगे। अगर गोल्डन रूल अप्लाई होके डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन देखेंगे बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें कहाँ रूल ब्रेक हो रहा है, फिर अपन उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, रमन हैड बीन वर्किंग टायरलेसली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर in the IT department of Flying Groceries, a renowned app-based supply chain company, for the past 3 years. तो एक कंपनी में काम करता है IT डिपार्टमेंट में रमन नाम का बंदा। Having graduated from a top-tier engineering college, he dived straight into the corporate world, managing projects with great zeal that inspired his seniors. At the end of the first year with Flying Groceries, impressed with his hard work, Raman's boss Suraj, the founder CEO of Flying Groceries, fast-tracked his promotion and made him delivery manager, responsible for multiple projects of a vertical. Suraj also promised Raman the position of Chief Operation Officer in the 5th year of the tenure. तो बंदा आया, बंदे ने बहुत बढ़िया काम करा है, सीईओ इंप्रेस हो गया, सीईओ ने बोला बहुत बढ़िया तुमको प्रमोशन दे रहे हैं, अगर तुम टिके रहे 5 साल तो तुमको चीफ ऑपरेशन ऑफिसर बना देंगे। बहुत बढ़िया, मतलब अभी ऑन द वे अप चल रहा है काम। इन सर्च फॉर अ ग्रेटर करियर ट्रेजेक्टरी, रमन परस्यूड एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर बिजनेस स्कूल्स। हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट्स as he secured a place in the country's best business school, known for a strong alumni base, stellar placement records, and demanding academic requirements. बंदा कॉर्पोरेट में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट इसने कैट देके और एकदम बेस्ट बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया और इसका करियर ऊपर जा सकता है। अभी तक तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, कहीं ना कहीं अब ट्विस्ट आएगा, कुछ ना कुछ टेंशन जरूर आएगी। रमन वॉज डिलाइटेड। He had 3 months to join the business school. Flying Groceries demanded that any employee who wished to leave the organization should give at least a month of notice. 3 महीने बाद उसको ज्वाइन करना है बिजनेस स्कूल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। और बंदे ने डिसाइड कर लिया कि ज्वाइन तो करेंगे अपन और करियर अपन आगे बढ़ाएंगे। बट जो तुम्हारी फ्लाइंग ग्रोसरीज है, जो तुम्हारी कंपनी है, वो क्या बोलती है कि यार 1 महीने पहले तुमको नोटिस देना है। तो कहीं ना कहीं 2 महीने का टाइम है उसका, उसके अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस नहीं देगा 2 महीने के अंदर तो कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहा है। ठीक है, Raman decided to continue working and enriching his work experience, which will be beneficial when applying to companies after graduating from the business school. वो एकदम से नोटिस देकर छोड़ना नहीं चाहता है, वो चाह रहा है कि यार ये 2 महीने मैं और वर्क एक्स कर लूँ। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो बहुत सारे MBA एस्पिरेंट्स को आती है कि यार ज्वाइन करना है मगर कितना वर्क एक्स में ले सकूं और कंपनी से कहीं टेंशन नहीं हो जाए, क्योंकि तुमने तो ज्वाइन कर लिया, तुम तो छोड़ने वाले हो, छोड़ रहे हो तो अभी छोड़ दो ताकि हम दूसरे आदमी को पकड़ ले। बट तुमको 2 महीने और काम करना है, क्यों? क्योंकि तुमको वर्क एक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको आगे प्लेसमेंट में काम आएगा। तो ये एक फंडामेंटल टेंशन बन जाती है कंपनी और उस आदमी के बीच में जिसने कन्वर्ट कर लिया है और कुछ समय में ज्वाइन करेगा। ठीक है, देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू शेयर द न्यूज ऑफ द ऑफर विद एनीवन एल्स फॉर द टाइम बीइंग। बंदे ने क्लियर बात नहीं करी, अब वो फंसा हुआ है, उसके सामने चल रहा है 2 मंथ का टिकटॉक कि उसको बताना पड़ेगा कब उसको जाना है। और जब वो बताएगा तो ऑब्वियसली टेंशन तो आएगी कि यार तुम्हारा तो पहले ही कन्वर्ट हो गया था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये एक टेंशन बन चुकी है। अब तुमको कॉन्टेक्स्ट समझता है, तुमको टेंशन समझता है, अब उसको देख के तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्लाइंग ग्रोसरीज वॉज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट अ मच नीडेड अपडेट to enhance the functionality and user experience of their app. ठीक है, according to Suraj, the update was expected to take at least 6 months to complete.
सूरज wanted Raman to lead the project because his leadership was critical for the project's success. However, Raman knew that he would be there only for 3 months. वो 3 महीने ही रह सकता है. He was not sure whether he should accept the project. यहाँ टेंशन और आगे बढ़ गई है. अगर मैंने अभी प्रोजेक्ट ले लिया तो मेरे को 6 महीने रुकना पड़ेगा टेक्निकली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, बट 3 महीने बाद मैं छोड़ना चाह रहा हूँ. अगर मैं छोड़ना चाह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना. मैं कंपनी का नुकसान कर दूंगा अगर मैं छोड़ जाऊंगा, तो फिर कौन संभालेगा प्रोजेक्ट आगे. Which of the following information, if true, will best assist Raman in accepting the role of leading the project? कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे यार रमन को लगे कि हाँ यार मैं ये प्रोजेक्ट ले सकता हूँ. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन में रीड करते हैं. रमन हैड प्रीवियसली टेकन मेनी प्रोजेक्ट्स होम एंड द बिजनेस स्कूल वुड हैव नो क्लासेस ड्यूरिंग द वीकेंड्स. अब देखो, अगर ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब रमन क्या सोच रहा है कि यार मैं बिजनेस स्कूल चले जाऊंगा और वहां से मैं काम करता रहूंगा, वीकेंड में टाइम रहेगा तो मैं काम करता रहूंगा. क्या ये चीज सस्टेनेबल है? तुम खुद ही सोचो. वैसे ही बिजनेस स्कूल, टॉप बिजनेस स्कूल जो होते हैं वो वैसे ही बहुत ग्रिलिंग होता है, इनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ऐसे पहले दे भी रखा है उन्होंने. उस एकेडमिक इन्वायरमेंट में क्या वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर पाएगा? ये अपने आप में अज्यूम करना ही गलत है. तुम कैसे अज्यूम कर सकते हो कि यार वो तो काम कर ही पाएगा, वो अगर उसने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद. तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये ऑप्शन अनसस्टेनेबल है. दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फीजिबल. ठीक है. द लास्ट प्रोजेक्ट्स रमन लेड was successfully completed by his subordinates during his exams. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. यहां बोल रहा है कि यार जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए थे उसके सबऑर्डिनेट्स ने. जब रमन एग्जाम लिख रहा था, रमन अवेलेबल नहीं था. वो अवेलेबल नहीं था फिर भी उनने काम कर दिया. ये तो बहुत अच्छी बात है. कहीं ना कहीं 3 महीने बाद जब ये छोड़ के चले जाएगा तो रमन अवेलेबल नहीं रहेगा, उसके बावजूद उसके सबऑर्डिनेट्स काम कर लेंगे. चलो प्रोजेक्ट ले सकते हैं. मैंने अभी प्रोजेक्ट लिया, 3 महीने पूरी कोशिश करी, जितना अपन कर सकते थे करा अपन ने. फिर अपन ने सबऑर्डिनेट्स को एम्पावर कर दिया. कहीं ना कहीं वो लीडरशिप वाला पॉइंट भी आ रहा है. रूल 5 ऑफ एम्पावरमेंट, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की बात भी है. तुमने काम तभी एक्सेप्ट करा जब तुम जानते हो कि तुम चले जाओगे, उसके बाद भी काम होता रहेगा. अगर तुम्हारे जाने के बाद काम रुक जाता है ऐसा तुम जानते हो तो काम एक्सेप्ट मत करो. बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है वो तो ये पॉइंट काफी लेजिट लग रहा है. इसको अपन अभी होल्ड पे रखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. रमन कुड रिक्विजिशन मोर ह्यूमन रिसोर्सेज टू हिज टीम फॉर द नेक्स्ट 3 months. अब देखो, ये तो पहली बात तो इररिलेवेंट भी पॉइंट है, प्लस ये कोर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है. कोर प्रॉब्लम क्या है कि रमन छोड़ने वाला है. क्या रमन के छोड़ने के बाद काम हो पाएगा? What it is doing, it is requisitioning more HR, throws resources at a management problem. जबरदस्ती और लोग ले आओ, और लोग भर लो. It is fundamentally a management problem, जहां पे रमन is going to leave. तो this cannot be the right answer because it is first of all not solving the core issue, the core problem, जो Z डिमांड करता है कि core issue को solve किया जाए. And secondly, it is also misdirected. It is not about the people working in his team. It is about Raman himself. क्या रमन के बिना भी काम चल सकता है? और लोग भरने से क्या होगा? रमन के बिना अगर काम चल पा रहा है तो सही बात है. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. सूरज माइट एडवाइज अगेंस्ट द अपडेट इफ ही गॉट टू नो रमन वाज लीविंग सून. ये तो पूरी इररिलेवेंट बात है. अगर सूरज एडवाइस भी कर रहा है कि अपडेट नहीं करना है, उसको अगर मालूम पड़ गया रमन लीव भी कर रहा है, तो इससे रमन एक्सेप्ट करेगा ऑफर, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. ये तो सूरज का काम है. तो ये तो पूरा इररिलेवेंट, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. During his time with flying groceries, Raman finished some projects ahead of schedule. ये पॉइंट ठीक लग रहा है कि यार उसने आज से पहले वाले जो प्रोजेक्ट थे वो अहेड ऑफ शेड्यूल कंप्लीट कर दिए. 6 महीने का काम अगर 3 महीने में उसने कंप्लीट कर दिया, ये पोटेंशियल रखता है. आज से पहले उसने लंबा काम कम समय में कंप्लीट करा है, तो हो सकता है 6 महीने का काम 3 महीने में कंप्लीट हो जाए. बिल्कुल हो सकता है. तो हो सकता है तुम जब क्वेश्चन देख रहे हो तो तुम बी और ई में कंफ्यूज हो गए हो कि यार ईवीआर वैलिड आंसर लग रहा है कि यार उसने पहले भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो हो सकता है ये भी कंप्लीट कर ले. यही तुम गलत हो रहे हो. पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करें का कोई ऑब्जेक्टिव एक्सट्रापोलेशन नहीं किया जा सकता कि आगे भी वो कंप्लीट करेगा. इट इज गोइंग अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी कि यार पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो वो अलग प्रोजेक्ट था ना. कोई गारंटी नहीं है कि वो ये वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर पाए. और कहीं ना कहीं देखा जाए रमन ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि यार मैं तो जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल भी है. देयरफॉर ये प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट जा रहा है.
और कहीं ना कहीं इसमें एम्पावरमेंट की बात भी नहीं हो रही है। जनरली अपने को पता है जहां एम्पावरमेंट हो रहा है वो यूजुअली ज़्यादा प्रेफर करता है, तो ना यहाँ पे एम्पावरमेंट हो रहा है ना प्रोफेशनलिज्म हो रहा है। देयरफॉर ई विल नॉट बी द राइट आंसर एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से तुम आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स रमन रिजाइंड। सूरज वॉज शॉक्ड बाय रमन्स रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड हिम टू reconsider his decision. When Raman expressed his inability to continue, Suraj felt betrayed. This led to a series of heated arguments between them and they swore to never work together again. ठीक है। Raman joined the business school. However, he soon realized that the summer internship placements were approaching. Consequently, he would require verification of his responsibilities from flying groceries. Which of the following actions is the most appropriate for Raman to obtain his verification? अब रमन फंस गया, रमन पहुंच गया और रमन को मालूम पड़ा कि यार समर इंटर्नशिप के टाइम पे जो तुम्हारा पुराना वर्क एक्स होता है वो चेक किया जाता है और उसके लिए कंपनी से पूछा जाता है कि हाँ क्या इनने काम करा है कि नहीं करा है। ये तो बोल रहा है अपने सीवी पे इसने काम करा है, बट क्या कंपनी उसी को कंफर्म करेगी कि नहीं करेगी? अब यहाँ पे रमन फंस गया क्योंकि रमन तो लड़ाई कर आया था। अब ध्यान से देखना, अपन ऑप्शंस पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कौन से रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है। रमन शुड राइट अ सिंसियर एंड प्रोफेशनल अपॉलजी लेटर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर द आर्ग्यूमेंट रमन हैड विद सूरज। हो सकता है तुमको आंसर ठीक लग रहा हो, तुमको लग रहा हो कि यार ठीक बात है यार, अब वो लड़ाई कर लिया, अब उसको माफी तो मांगनी पड़ेगी। पर कहीं ना कहीं देखा जाए क्या उसको जरूरत है सूरज से बात करने की? अपन आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं, अगर अपने को इससे बेटर ऑप्शन मिलता है तो अपन वो ऑप्शन मार्क कर देंगे। बट ये एक डेस्परेट मूव है, ये एक आखिरी मूव है कि यार कुछ नहीं बता तो भाई प्लीज माफ कर दो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। भले ही तुमने लड़ाई करके आए हो तुम, फिर भी तुमने कहा चलो यार इमोशनल अपॉलॉजी तुम मांग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Raman should contact HR representative to facilitate the verification of Raman's responsibilities. बहुत ही अच्छा आंसर है। क्यों? सही तरीका क्या होता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वेरीफाई करने का? एक्चुअली में HR वेरीफाई करते हैं। तो रमन को टेक्निकली अगर वेरिफिकेशन चाहिए भी तो सूरज से नहीं चाहिए, उसको तो HR से चाहिए। और अगर HR से चाहिए तो प्रोफेशनली सही तरीका क्या है? HR से बात करना। तो रमन शुड कॉन्टैक्ट द HR. दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड आंसर एंड because he wants something from HR, he does not necessarily need to contact सूरज ना। सूरज को जाने दो, सूरज को क्या मतलब, सूरज हर एक HR का मेल थोड़ी पड़ता है। तो सूरज को अभी के लिए छोड़ देते हैं, सूरज की कोई जरूरत नहीं है। HR seems like a good answer। ठीक है। Raman should re-establish communication with सूरज through social media platforms like Facebook and pursue it in there। ये भी वही चीज हो गई, अपॉलॉजी तुम प्रोफेशनली लिखो या पर्सनली सोशल मीडिया के थ्रू लिखो, क्या मतलब, क्या फायदा? क्या उसको सूरज की जरूरत भी है? कोई जरूरत नहीं, HR काम कर देगा ना, काम तो उसको HR से है एक्चुअली में। तो दिस इज ऑल्सो टू पर्सनल टू इमोशनल, ये दोनों ही पर्सनल और इमोशनल है और ऑनेस्टली अनरिक्वायर्ड है। ठीक है। रमन शुड राइट एन ईमेल टू सूरज एम्फेसाइजिंग रमन्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट टू अप्रूव देम। ये तो बेवकूफी है, जब उसने लड़ाई कर ली और वो सीधे ही बोले कि नहीं भैया ये सारी चीजें अप्रूव कर दो, क्यों करेगा अप्रूव? बिल्कुल अप्रूव नहीं करेगा वो। तो ये तो अनप्रोफेशनल भी है क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया तुम बात नहीं करोगे, और ऑनेस्टली अनरीजनेबल भी है, ये ऑब्जेक्टिविटी के भी अलग जाता है, तो ये भी गलत हो गया। रमन शुड रीच आउट टू म्यूचुअल अक्वाइंटेंस विद इन द कंपनी एंड आस्क हर टू इंटरव्यू। अब अगर तुम किसी और के थ्रू अपना काम करवाना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है। ऐसे थोड़ी बात करते, तुम किसी और से लड़ लिए और तुम फिर अलग आदमी से बोल रहे हो कि नहीं यार इसके थ्रू बात बनवाओ, इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। रीच आउट टू म्यूचुअल अक्वाइंटेंस इज अनप्रोफेशनल एंड बैक चैनलिंग। तो सही आंसर क्या है? HR को बोलो, HR तुम्हारा काम करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रमन रिसीव्ड अ वेरिफिकेशन लेटर फ्रॉम फ्लाइंग ग्रोसरीज आउटलाइनिंग हिज बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द टेन्योर देयर। हाउएवर, Raman required a document to substantiate the additional responsibilities he undertook at flying groceries. By going beyond his call of duty, sadly, he did not have any documentation of such additional responsibilities. Which of the following will be the best to help substantiate the additional responsibility that Raman undertook? अब देखो, उसने HR से बात करी और HR ने बेसिक मेल भेज दिया कि हाँ भैया इसका ये सारा काम है, बट रमन तो वहां पे स्टार प्लेयर था, उसने तो दुनिया भर की चीजें कर रखी थी वहां पे। अब वो दुनिया भर की चीजें वो बता नहीं पा रहा आगे जाके क्योंकि उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं। अब वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो कैसे प्रूव कर सकता है कि मैंने और भी बहुत सारे काम किए थे? ऑप्शंस देखते हैं। रमन शुड कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स ऑन हिज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज
फ्रॉम हिज एक्स टीममेट्स एट फ्लाइंग ग्रोसरीज। उसके जितने भी टीममेट्स थे, अगर वो उनका टेस्टिमोनियल्स लेकर आता है तो कहीं ना कहीं बात में दम जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसे सबूत होता है रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसे गवाह भी होते हैं ना, तो उसकी बात में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है। अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसने ये काम किया तो काफी वैलिड बात होती है। तो दिस सीम्स लाइक अ ओके आंसर। इसको भी अपन होल्ड पे रखते हैं। Raman should write a public post on social media appealing to Suraj, mentioning the challenges he faced while taking additional responsibilities and how he overcame them. और उसने सूरज को उसको आग लगानी है। उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख दिया, ओपन पोस्ट पहली बात तो, और वो सोशल मीडिया के पोस्ट में वो सूरज को और अपील कर रहा है कि भैया बताओ मेरे को ये काम करना है। सूरज से तो वैसे ही लड़ चुका है। इट डज नॉट मेक सेंस फॉर हिम टू इवन इन्वॉल्व सूरज इन एनीथिंग। तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर। दिस इज जस्ट स्ट्रेट अप बीइंग अनप्रोफेशनल, इट इज बेसिकली ड्रामा। अनप्रोफेशनल और ड्रामा है। अगर वो जबरदस्ती पब्लिक पोस्ट लिखता है, जबरदस्ती सूरज को अपील करता है, क्या मतलब सूरज से कोई लेना देना नहीं उसका, और सूरज उसकी बात सुनेगा भी नहीं। Raman should reach out to the recently recruited Chief Supply Chain Officer at Flying Groceries to highlight the additional work he contributed to facilitate the officer's task. अब ध्यान से देखो, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे उसके जो टीममेट्स थे वो बोल रहे थे इसने अच्छा काम किया, वो वैलिड प्रूफ है। अगर चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर भी ये बोले कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम करा तो वैलिड प्रूफ है। बट उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां लिख रखा है रिसेंटली रिक्रूटेड। रिसेंटली रिक्रूटेड मतलब ये बंदा रमन जब काम कर रहा था तब वहां पे था ही नहीं, तो वो कैसे गवाह बन सकता है? वो गवाह तो तभी बन पाएगा जब वो पहले से वहां पर हो। तो ये जो सप्लाई चेन ऑफिसर है ये नया आया है, ये कैसे गारंटी दे सकता है कि रमन ने काम किया था इस कंपनी में जब मैं इस कंपनी में था ही नहीं? उस बात का कोई सेंस नहीं बनता। सेकेंडली, जो टीममेट्स है वो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है क्योंकि उन्हें डायरेक्टली इसके साथ काम किया है, वो डायरेक्टली टेस्टिमोनियल लिख सकते हैं। तो ए और सी में देखा जाए तो सी इज मच वर्स एज कंपेयर टू ए, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए वो बंदा वहां पे था ही नहीं जब रमन काम कर रहा था। तो ऑप्शन ए के हिसाब से डेटा ड्रिवन भी है, ऑब्जेक्टिव प्रूफ भी है और स्टेक होल्डर क्रेडिबिलिटी भी है। क्या सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें एक्स टीममेट भी थे, वो ये बात बोल रहे तो सही बात है। ठीक है, रमन शुड क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन डिटेलिंग क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स एंड रिजल्ट्स अबाउट हिज एक्स्ट्रा वर्क बेस्ड ऑन हिज मेमोरी। मतलब फोर्ज कर दो डॉक्यूमेंट, जो तुम्हारे दिमाग में तुमको जो याद है उस हिसाब से मर्जी से डॉक्यूमेंट बना दो और दे दो। तो ये तो फोर्जरी, ये तो फेक, ये तो अनएथिकल है, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, रमन शुड कॉल सूरज, यही गलत है। कोई जरूरत ही नहीं यार सूरज को कॉल करने की, तुम वैसे ही लड़कर आए उससे। एंड एक्सप्लेन दैट ही विल नॉट बी एबल टू गेट अ कंसल्टिंग और ऑपरेशनल जॉब विदाउट वेरिफिकेशन। नहीं मानेगा सूरज। तो आउट ऑफ ऑल द 5 ऑप्शंस ए इज द बेस्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन ज़ैट 2025 का देखते हैं। Sundaram stores operated in a gated community situated about 30 kilometers away from the main town. The store owner, I will not be able to pronounce the name, so I will not try. I don't want to butcher it. Or Sundaram, as he was known by everyone, secured a space in the gated community through competitive bidding process. तो competitive bidding हुई, जिसने सबसे अच्छी bidding करी उसको वहां पे जगह दे दी स्टोर खोलने के लिए। The Residents Association, led by Mr. I will not be able to pronounce the name, but who is the secretary basically, selected Sundaram over 3 other bidders based on his willingness to pay the highest rent. ठीक है, सबसे हाईएस्ट रेंट जिसने देने को तैयार था तो इसको सिलेक्ट कर लिया। Desperate to augment his post-retirement income, Sundaram agrees to pay a very high rent, banking on the prospect of generating exceptional revenue from the gated community. तो बंदे ने बहुत ज्यादा रेंट देने के लिए प्रॉमिस कर दिया। कहीं ना कहीं तुम समझ रहे हो इसी के अराउंड कुछ ना कुछ टेंशन बनने वाला है, कुछ ना कुछ पैसे का लफड़ा होगा। ठीक है, Sundaram was awarded the contract to establish the store with provisions for review every 3 years. Feeling elated during the meeting with the residents associations to finalize the contract, he enthusiastically committed to offering a 15% discount on all groceries and stationery, cementing goodwill and reinforcing the partnership established through the contract. ठीक है, तो जब वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था बंदे ने जोश में बोल दिया 15% डिस्काउंट हर चीज पे। ठीक है, क्या सोच समझ के बोला पता नहीं, बट जोश में बोल दिया। द एसोसिएशन वाज डिलाइटेडली टेकन अबैक बाय हिज जनरस अश्योरेंस। सुंदराम होप टू मेक अप द डिफरेंस थ्रू वॉल्यूम। उसने सोचा कि यार ठीक है थोड़ा मार्जिन कम कर लेते हैं, बहुत सारा वॉल्यूम कर लेंगे तो अच्छी कमाई होगी। ऑल्दो हिज सेल्स वर स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स, स्टार्टिंग में बढ़िया माल बिक रहा था, he soon realized that the assuming owning residents of the gated community
primarily made their purchases at large branded retail chains in the main town. These stores offered deeper discounts which he could not afford to compete with. वो इतना डिस्काउंट दे ही नहीं सकता. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इतना डिस्काउंट वो दे ही नहीं सकता था. बंदे ने मजे मजे में बोल दिया था कि मैं तो डिस्काउंट दे दूंगा, बट जो एक्चुअल कंपटीशन है उसका वो शहर में है. क्यों? क्योंकि गेटेड कम्युनिटी में अमीर लोग रहते हैं. वो जो अमीर लोग हैं वो शहर जाते हैं, बड़े ब्रांडेड स्टोर से खरीदते हैं और वो ब्रांडेड स्टोर्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं जो ये बंदा नहीं दे सकता. ये एक फंडामेंटल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाउएवर ग्रेजुअली सुंदराम स्टोर became their go-to store for daily essential and occasional urgent big purchases such as replacing a broker mixer grinder. अब उसको ये बात समझनी है कि यार जो इमीडिएट चीजें होती हैं, अर्जेंट परचेजेस होती हैं और जो डेली एसेंशियल होते हैं, वहां उसकी बात बनती है. उसके अलावा जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो आदमी डीपर डिस्काउंट्स पे खरीदता है, वहां वो कम्पीट नहीं कर सकता. ये पूरा सिनेरियो है. अभी सुंदराम जो है वो बेचारा फंसा हुआ है, उसकी सेल्स हो नहीं पा रही है. ठीक है, अब वन क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? While reviewing his monthly accounts, Sundaram realized that he was barely breaking even. बहुत ही बुरी हालत हो रही है उसकी. Primarily due to the substantial rent he was paying to the residents association. He realized that while his sales were stagnated, the rental costs were contractually scheduled to increase every 3 years. He was determined to do something to increase his profits. बंदे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है. रेंट बहुत ज्यादा उसको लग रहा है. रेंट के कारण उसका बहुत सारा पैसा रेवेन्यू का वहीं निकल जाता है और प्रॉफिट उसका बन नहीं पा रहा है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट सब्सटैंशियल वे? सब्सटैंशियल वे, सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है टू इंक्रीज सुंदराम्स प्रॉफिट? अब ये क्वेश्चन पढ़ते से तुमको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यार कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार सस्टेनेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही रहेगा कि यार लंबे समय तक वो काम जो चला सके वो काम किया जाए. सस्टेनेबिलिटी का काम होना चाहिए. ये रूल तो पक्का लगेगा ही लगेगा. जनरली तुमको समझ में आ जानी चाहिए बात. ठीक है, अब अपन सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा गोल्डन रूल से सबसे क्लोजेस्ट है. ही शुड ऑफर टू प्रोक्योर आइटम अनअवेलेबल एट हिज शॉप फ्रॉम द टाउन ऑन रेसिडेंट्स डिमांड. अगर रेसिडेंट डिमांड करेंगे तो मैं वो भी सामान लेके आऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल नहीं. कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि यार ये तो एक दो बार ही ऐसा होगा ना कि कोई आइटम जो अवेलेबल नहीं वो कोई मंगाएगा, उससे प्रॉफिट थोड़ी बनता है. प्रॉफिट बनता है तुम्हारी डेली चीजों से. जो चीज बार बार बिकती है, जो वॉल्यूम में बिकती है, उससे प्रॉफिट बनता है. स्पेशल डिमांड बढ़ाने से प्रॉफिट थोड़ी बनेगा, उससे थोड़ी वॉल्यूम बढ़ेगा. तो ये तो सीधे ही गलत हो गया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है. ही शुड मीट विद द रेसिडेंट्स एसोसिएशन एंड नेगोशिएट अ लोअर रेंट. बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ये सही आंसर है कि यार अपन कम कर लेते हैं रेंट ताकि मेरा फायदा हो जाए. बट तुम कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड हो. तुमने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि नहीं भैया मैं तो इतना रेंट दूंगा, और तुमने भले ही कितना दे दिया, अब तुमको देना पड़ेगा. बहुत ही अनप्रोफेशनल और गलत हो जाएगा अगर तुम जबरदस्ती उसको बोलो कि भैया हमारा रेंट कम करो, क्योंकि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया है. अब उसके अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड करो ना. तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रेंट कम कर देंगे तुम्हारा. तो ये भी गलत हो गया. He should introduce cheap Wednesdays where he will sell groceries at 40% discount. ये बताओ मुझे उसकी इतनी बैंड क्यों बजी हुई है? क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है. डिस्काउंट अनसस्टेनेबल है. उसने पहले ही बोल दिया कि वो कंपीट ही नहीं कर सकता जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं उससे. अगर वो और डिस्काउंट देगा तो उसकी मार्जिन और कम हो जाएगी. चीप वेडनेसडेज विल फर्दर इरोड द मार्जिन्स. मार्जिन उसकी और कम हो जाएगी, वो और उल्टा फंस जाएगा. ये भी गलत हो गया. ही शुड एडवर्टाइज अबाउट हिज शॉप थ्रू अ लीफलेट इन द गेटेड कम्युनिटी. अब देखो एडवर्टाइजमेंट से सेल्स बढ़ती है, पर ये गेटेड कम्युनिटी में सुंदराम बहुत समय से है. सब लोग गेटेड कम्युनिटी में जानते हैं कि सुंदराम यहाँ पर है, तो एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई सेल्स थोड़ी बनेगा उसका. सबको ऑलरेडी पता है कि सुंदराम यहाँ पर है. तो ये भी गलत हो गया. नेचुरली ई आंसर होना चाहिए. ये एक बार अपन रीड करते हैं. ही शुड रिमूव ऑल डिस्काउंट्स ही वॉज ऑफरिंग एंड सेल एट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस. हो सकता है लोगों को काउंटर इंट्यूटिव लग रहा हो कि यार ये कैसे हो सकता है आंसर, ऊपर वाला कोई भी आंसर नहीं है, ये कैसे हो सकता है आंसर. बिल्कुल सही है ये. और इस आंसर पे तुम तभी पहुंचोगे जब तुम गोल्डन रूल्स को सही से फॉलो करते जाओगे.
सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है, विच इज अनसस्टेनेबल। अगर वो डिस्काउंट कम कर देता है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम का जो रूट कॉज था वो था डिस्काउंट, उस कारण से सिचुएशन अनसस्टेनेबल हो गई थी। यहां रीड करो, द रूट कॉज ऑफ लो प्रॉफिट इज द हाई रेंट प्लस अननेसेसरी डिस्काउंट। रेसिडेंट्स यूज हिम फॉर इमीडिएट अर्जेंट नीड्स, कन्वीनियंस नॉट बल्क बाइंग। कन्वीनियंस कमांड्स अ प्रीमियम और एटलीस्ट MRP, नॉट अ डिस्काउंट। रिमूविंग द डिस्काउंट अलाइंस प्राइसिंग विद द वैल्यू प्रोपोजिशन। बात को समझे? वहां पे लोग डेली नीड्स के लिए आ रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए आ रहे हैं कि यार इमीडिएटली ब्रेड खरीदने तो वहां जाके खरीद रहे हैं। They don't really care if there is 50% discount or not. Whenever they are going to do bulk buying, जब वो बहुत सारी चीजें खरीदने जा रहे हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब खरीदना है उनको, तो वो बाहर जाके ही खरीदेंगे। इमीडिएटली तुम जो बेच रहे हो वो कन्वीनियंस की बात है और वहां पे डिस्काउंट मैटर नहीं करता है। सो इट मेक्स मोर सेंस फॉर हिम टू रिमूव ऑल द डिस्काउंट्स बिकॉज ही नोज व्हाट हिज स्ट्रेंथ्स आर। हिज स्ट्रेंथ इज इमीडिएट कन्वीनियंस। अब जो रेसिडेंट्स है कम्युनिटी के, वो तो अमीर लोग हैं, पहले ही बोल रखा है, SUV ओनिंग लोग हैं, अमीर लोग हैं। दे वुडंट माइंड ब्रेड अगर उनको 5 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल रही है तो, बट उस 5 रुपए से जो इसका खतरनाक मार्जिन कम हो गया था वो ठीक हो सकता है। तो इवन दो ई माइट सीम लाइक अ काउंटर इंट्यूटिव आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज सॉल्विंग द रूट कॉज एंड मेकिंग द एंटायर थिंग सस्टेनेबल इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट सुंदराम डाइवर्सिफाइड इनटू सेलिंग वेजिटेबल्स। अब वो वेजिटेबल भी सेल करने लगा, ठीक है। अर्लियर अ वेजिटेबल वेंडर यूज्ड टू विजिट द गेटेड कम्युनिटी वंस अ वीक। द वेंडर, आफ्टर सीइंग डिसमल सेल्स एवर सिंस सुंदराम स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स, stopped visiting the gated community. The residents association did not like losing the rent that they were receiving from the vendor. Additionally, the maintenance staff of the gated community benefited from receiving vegetables either for free or at extremely low prices, as the vendor, reluctant to take back the unsold stock, chose to distribute them at little to no cost. ठीक है? This enabled the residents association to retain maintenance staff whose attrition rate was increasing with more gated communities coming up in the nearby area. ठीक है? Which of the following options will best address the concerns of the residents association arising out of Sundaram getting into selling the vegetable? ठीक है, हुआ क्या, सुंदराम ने सब्जी बेचना शुरू कर दी। सब्जी बेचने के कारण जो सब्जी वाला था उसका प्रॉफिट खत्म हो गया, उसको वहां पे पैसा नहीं बन रहा था, तो सब्जी वाले ने आना बंद कर दिया। जब सब्जी वाले ने आना बंद कर दिया तो जो रेंट सब्जी वाला दे रहा था वो रेंट अब एसोसिएशन को नहीं मिल पा रहा। पहला पॉइंट वो। दूसरा पॉइंट ये कि जो सब्जी वाला था वो जो एक्स्ट्रा सब्जी बच जाती थी, जो बिकती नहीं थी, वो मेंटेनेंस स्टाफ को देता था और इस कारण से मेंटेनेंस स्टाफ टिके रहते थे। वरना मेंटेनेंस स्टाफ क्या है, दूसरी गेटेड कम्युनिटी में चले जाएंगे। मेंटेनेंस स्टाफ हैं, जो गार्ड्स हैं, जो भी लोग हैं, वो गेटेड कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। आसपास और गेटेड कम्युनिटीज आ गई हैं, अब वो हो सकता है बेटर सैलरी दे रहे हो तो वहां जा रहे हैं, बट उनके पास एक इंसेंटिव था कि ये जो सब्जी वाला था ये सस्ते में सब्जी दे रहा था और वो सब्जी का फायदा उठाने के लिए वो इस गेटेड कम्युनिटी में टिके हुए थे। तो यहाँ पे दो कंसर्न है, दोनों कंसर्न एड्रेस होना चाहिए। पहला रेंट का कंसर्न है और दूसरा जो सस्ते में सब्जी मिल रही है उसका कंसर्न है। हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो उसका रूट कॉज सॉल्व कर दे, जो इन दोनों कंसर्न्स को एड्रेस कर ले। और ऑब्वियसली हमको वो सारे गोल्डन रूल भी अप्लाई करने हैं कि यार स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि तुमने सुंदराम के साथ इनजस्टिस कर दी। सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो बैलेंस पे रहने चाहिए और एक कॉम्प्रोमाइज निकल कर आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अपन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। द रेसिडेंट्स एसोसिएशन शुड इम्पोज अ फाइन ऑन सुंदराम। एक्सट्रीम काम हो गया है तो एकदम इम्पोज अ फाइन लगा दो, सिंस ही वाज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल वेजिटेबल्स। तुम एकदम से फाइन लगा दोगे सुंदराम पे तो एक्सट्रीम काम है और ये इनजस्टिस भी है ना सुंदराम के साथ। उसने क्या करा, वो तो सब्जी बेच रहा है, उसने दुकान खोली है तो वो सब कुछ बेचेगा जो बेचने से उसका फायदा होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द रेसिडेंट्स एसोसिएशन शुड आस्क सुंदराम टू गिव अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स टू मेंटेनेंस स्टाफ फॉर फ्री। ये भी इनजस्टिस है, तुम जबरदस्ती उसको फोर्स करो कि तुम इसको फ्री में दो। वो जो हमारा वेंडर था वो दिल खोल के देना चाह रहा था, वो देना चाहता था इसलिए दे रहा था, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा था। यहां तुम अगर सुंदराम को फोर्स करोगे तो उसके साथ इनजस्टिस भी होगा और अनप्रोफेशनल भी होगा, तो ये गलत हो गया। द रेसिडेंट्स एसोसिएशन शुड डिस्काउंट द रेंट of the vegetable vendor
टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड आस्क हिम टू कंटिन्यू। ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहा है। तुमने रेंट थोड़ा सा कम कर दिया, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किसने करा? रेसिडेंस एसोसिएशन ने। उसको रेंट का फायदा मिल रहा था, तो थोड़ा उसने अपना रेंट कम कर लिया, ठीक है। बट इससे क्या होगा? इससे वो वेजिटेबल वेंडर टिक जाएगा, वो आएगा, सब्जी बेचेगा, तो कंपटीशन भी बनी रहेगी। वरना सुंदराम अकेला वेजिटेबल बेच रहा है तो कल से प्राइस बढ़ा देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो कंपटीशन भी बनी रहेगी। और जो फ्री में वेजिटेबल मिल रही थी, सस्ते में वेजिटेबल मिल रही थी मेंटेनेंस स्टाफ को, वो बात भी बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा किसने? आपके एसोसिएशन ने। बट इससे रेंट भी आ रहा है, कंपटीशन भी बना हुआ है, किसी के साथ इनजस्टिस भी नहीं हुआ है, और मेंटेनेंस स्टाफ का काम भी बन पा रहा है। तो दिस फील्स लाइक अ रीजनेबल मिडिल पाथ। यहां पे सारे स्टेक होल्डर का ध्यान रखा जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके। रूल 1 स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन, तो स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखा गया है, और रूल 8 मिडिल पाथ, उसको भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। द रेसिडेंट्स एसोसिएशन शुड रिक्वेस्ट फॉर बिड्स फ्रॉम वेरियस शॉप ओनर्स टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर इन द वेकेंट प्लेस। ये तो इररिलेवेंट है। कोई और बंदा आ जाएगा, उससे वेजिटेबल वेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा थोड़ी है। कोई नया बंदा आ जाए तो नया बंदा आ जाएगा, हो सकता है वो नया बंदा के कंपटीशन कर ले, बट क्या उससे मेंटेनेंस स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं सॉल्व हुई। सिर्फ रेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि जो नई जगह आ रही है वहां का रेंट मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ये भी गलत हो गया। द रेसिडेंट्स एसोसिएशन शुड आस्क सुंदराम टू यूज द अर्थवाइड स्पेस फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड पे द रेंट फॉर द सेम। तुमने उसको बोला कि यार जो जगह बची हुई है, उस जगह बची हुई में तुम यहाँ सब्जी बेचो और यहाँ का रेंट पे करो। ये भी सुंदराम के साथ गलत है। सुंदराम के पास जितनी स्पेस है उतने वो वेजिटेबल बेच रहा है। तुम उसको जबरदस्ती अगर फोर्स करोगे कि नहीं यार यहाँ भी बेच और यहाँ पे रेंट भी दे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। प्लस ये रेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट दिस इज नॉट सॉल्विंग द मेंटेनेंस स्टाफ वाली प्रॉब्लम, तो ये भी गलत हो गया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। धीरे धीरे क्या क्वेश्चन अपन थोड़े डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स नहीं रिफाइन होना चाहिए, तब तुम सही से आंसर दे पाओगे, ठीक है। सुंदराम इज अ हैप्पी मैन नाउ, खुश है बंदा, ठीक है। He managed to get contracts with 2 more gated communities. He feels like the grocery king of the suburb. However, his happiness is short-lived as Rashem, a new startup, begins making waves among the gated community. This app-based startup promises to deliver any grocery item within 15 minutes, leveraging its own large warehouses. Earlier, Rashem was confined into the main town, but now the startup has expanded its delivery services to the suburbs, including gated communities where Sundaram operates. ठीक है. Of course, for the suburbs, Rashem promises delivery within 60 minutes, given the distance. ठीक है. Though not an official slogan, the rumor in the market is that Rashem's founder inspired her employees by shouting "Rashem or Krashem" or "Push him through the door." Sundaram started losing business to Rashem. He felt rushed, pushed, and was wondering if the business would come crashing. What should Sundaram best do to ensure that his revenues do not come down due to Rashem? ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे नया स्टार्टअप आ गया और वो तकलीफ दे रहा है सुंदराम को। यूं तो वो 15 मिनट में डिलीवरी करता था, बट इन सबब्स में 60 मिनट्स में डिलीवरी कर रहा है। क्योंकि वो 60 मिनट में डिलीवरी कर पा रहा है, लोग कन्वीनियंस प्रेफर कर रहे हैं और सुंदराम का जो बिजनेस है वो डाउन जा रहा है। अब सुंदराम कैसे अपने बिजनेस को बचा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। सुंदराम शुड नॉट बॉदर सिंस द नियरेस्ट टाउन इज 30 किलोमीटर्स अवे। क्या पॉइंट है इसका? कुछ भी नहीं करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तुम्हारा बिजनेस डाउन जा रहा है, दिक्कत आ रही, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के बैठने का कोई आंसर नहीं होता। तो ये गलत हो गया, ठीक है। सुंदराम शुड एम्प्लॉय अ फ्यू हेल्पर्स हु विल डू द होम डिलीवरी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स विदिन 10 मिनट्स अक्रॉस द 3 गेटेड कम्युनिटीज। दिस इज एन एक्सेप्शनली गुड आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर है। क्यों? क्योंकि यार ये रूट कॉज को सॉल्व कर दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो 60 मिनट्स में डिलीवर कर सकता है। अगर सुंदराम 10 मिनट्स में डिलीवर कर पाएगा तो उसने तो रूट कॉज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। जो काम रशेम कर रहा था 60 मिनट में, अगर इसने 10 मिनट में कर दिया तो फिर तो कॉम्पिटिशन कुछ बचा ही नहीं। ही इज ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन एंड ही विल डेफिनेटली कम अप इन द बिजनेस। ही विल हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट द अदर पर्सन। अब सही बात है, ऑब्वियसली अगर वो लोगों को एम्प्लॉय करेगा तो उसका खर्चा ही बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो खर्चा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है। बट वो हल्का कॉम्प्रोमाइज लेके, वो हल्का खर्चा लेके
वो रूट कॉज ही अगर सॉल्व कर दे तो वो बहुत ही अच्छा आंसर है। रूट कॉज इज सॉल्व्ड थ्रू अडेप्टेशन। रूल 8 भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, मिडिल पाथ वाला, कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके अडेप्ट करके वो रूट कॉज को सॉल्व कर दे रहा है। दिस इज एन एक्सेप्शनल आंसर। ठीक है, दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड आंसर। अपन बाकी भी देख लेते हैं। सुंदराम शुड डिमांड हिज रेंट टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 सिंस रशम हैज फ्री एक्सेस टू दिस सोसाइटीज। कोई सेंस नहीं बनता, वो अपने शब्दों के अगेंस्ट जा रहा है, अनप्रोफेशनल भी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के वो अगेंस्ट जाएगा, वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। Sundaram should start giving discounts on every product it sells. This does not make sense. We realized long back that discount is not good for him. If discount is not good for him, it will erode his margins. It will not really help. Especially against Rashem. Rashem डिस्काउंट के कारण नहीं जीत रहा है, वो डिलीवरी के कारण जीत रहा है। तो अगर उसको रशम को हराना है तो डिलीवरी स्पेस में हराना होगा, डिस्काउंट स्पेस में नहीं हराना है। तो ये इररिलेवेंट भी है और जो रूट कॉज इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, इसमें रूट कॉज गलत हो रही है, इसमें रूट कॉज डिस्काउंट की तरफ जा रही है, विच इज नॉट द रूट कॉज, डिलीवरी इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सुंदराम शुड एक्सप्लोर हिज ओन डिलीवरी स्टार्टअप, फिनिश हिम, डेडिकेटेड टू द सबर्ब्स, कंपीटिंग विद रशियन। खुद का ही स्टार्टअप खोल दो, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये ख्याली पुलाव है, ये अनरीजनेबल बात है। स्टार्ट हिज ओन डिलीवरी स्टार्टअप, ग्रैंडियोज नॉट फीजिबल, वायलेट्स रूल 7। रूल 7 क्या बोलता है? फीजिबल चीज होनी चाहिए। सुंदराम नॉर्मल देसी आदमी है, वो अपना धंधा चला रहा है, वो एकदम से स्टार्टअप नहीं खोल सकता, तो दिस आइडिया इज नॉट फीजिबल। देयरफॉर द राइट आंसर इज बी। सुंदराम कैन नॉट कम्पीट ऑन प्राइस और रेंज। ना वो प्राइस पे कम्पीट कर सकता है ना रेंज पे कम्पीट कर सकता है, बट ही हैज अ ज्योग्राफिक एडवांटेज, वो पास में है उन सारी सोसाइटीज के। रशम टेक्स 60 minutes, Sundaram can deliver in 10. Leveraging his specific strength, which is proximity, is the correct strategic move. वो अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा, 10 मिनट में डिलीवर कर पाएगा, तो वो रूट कॉज को सॉल्व कर पाएगा, थोड़ा सा अडेप्टेशन करके, थोड़ा सा खर्चा और उठा के। Therefore, B is the right answer. अब देखो, तुमको एक बार ये 8 गोल्डन रूल्स अच्छे से समझ में आ गए और उनको तुमने थ्रू प्रैक्टिस अप्लाई करना सीख लिया, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट these 8 golden rules. Take these rules, put it in front of your desk, read them every single day. Truly internalize them. And once you start following these rules, you will be able to choose the right answer with amazing accuracy.